जितने भी हमारी पुरानी संस्कृतियां हैं वो हमको एक मार्गदर्शन देता है। तो ऐसा है कि यदि हम किसी को खाने के लिए ऐसा पत्तल में वो परस दें और बोले ना खाएं। मैं जब जॉब में था तो भी बस मस्त मौला रहता था, अपना जॉब को पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में करता। मेरे मन मंदिर की दीप जला दे, दीप जला दे। हेलो नमस्ते जय जोहार, मेरा नाम है भोजराज बारले और आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल नवा अभियान छत्तीसगढ़। और आज हमारे मेहमान हैं सर BL कुर्रे जी, जो कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रदेश अध्यक्ष सतनामी समाज हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। सर आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए हमारे दर्शक को। भोजराज जी, मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम भरतलाल कुर्रे है और मेरा गांव ग्राम लहंगा, पोस्ट गोढ़ी, जिला दुर्ग, थाना नंदिनी माइंस है। मेरे पिताजी एक कृषक परिवार से आते थे और मेरा जन्म ग्राम लहंगा में हुआ। वहाँ से मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके पढ़ाई लिखाई दुर्ग साइंस कॉलेज में किया और इस प्रकार से मेरी शिक्षा पूर्ण हुई और मैंने सरकारी जॉब में फिर ज्वाइन किया। सर आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की संक्षिप्त जानकारी। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पिताजी जैसे कि मैंने बताया किसान परिवार से थे। हम लोग 5 भाई हुआ करते थे। मेरा बड़ा भाई भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे और 3 भाई कृषक रहे। मेरी माताजी गृहिणी रही और 2 सिस्टर भी मेरे हैं, जो एक दुर्ग में है और एक रायपुर में शादी होके गई है। और मेरे वर्तमान में 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी गृहिणी है, छोटी बेटी डॉक्टर है और एक लड़का है जो सिविल में इंजीनियर किया है, लेकिन अभी वो जिला पंचायत सदस्य भी हैं। ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। अपने शिक्षा और जब आपने जॉब ज्वाइन किया छत्तीसगढ़ सरकार में, तो उसको लेके कुछ बताइए कि कब, कौन से ईयर में आपने ज्वाइन किया, कब आपका पढ़ाई कंप्लीट हुआ। बारले जी बताना चाहूँगा, मैंने 1982 में मैंने MA B.Ed कंप्लीट कर लिया था। 1983 से मैंने शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया और इस प्रकार से एक लंबा सफ़र ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के फिर 1994 में मैंने PSC की परीक्षा दिलाई और वहाँ से मैंने PSC के माध्यम से +2 का प्रिंसिपल बना और फिर 2-3 जगह वहाँ पे मैंने काम किया। इधर हाउसिंग बोर्ड में भी मैंने 7-8 साल रहा, भिलाई का। फिर वहाँ से मेरा 2002-03 में एज ए जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में प्रमोशन हुआ। फिर जांजगीर में रहा मैंने, फिर बिलासपुर में भी मैंने रहा, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, ऐसे बहुत सारे ज़िलों पे मुझे काम करने का छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों जगह मुझे काम करने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। और इस प्रकार से मैं 2020 में महासमुंद से जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सर जैसे कि आप सतनामी समाज से बिलोंग करते हो, तो सतनामी समाज के लिए किए गए कुछ कार्य जो आपको याद हो कि कुछ अलग से काम आपने किया हो। हाँ, इसमें बताना चाहूँगा, चूँकि मैं सतनामी समाज को बिलोंग करता हूँ, मुझे फ़ख्र भी है, गर्व भी है और इसलिए मैंने सरकारी जॉब के साथ साथ सामाजिक संगठन में भी मैंने महत्व दिया और समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए। जैसे मैंने मेरे माता पिता जी के नाम से मैंने एक संस्था खोला है, MGR सेवा संस्थान, जो रजिस्टर्ड संस्था है। उसके माध्यम से भी मैं छत्तीसगढ़ के जो हमारे लोक कलाकार हैं उनको भी समय समय पर एक मंच के माध्यम से इकट्ठा करने का प्रयास किया। समाज को सही दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी मैंने एक सेवा करके एक संस्था खोला था, वो आज भी चल रहा है। उसमें भी हम लोगों ने काम किया, पर्यावरण के दिशा में काम किया और सामाजिक क्षेत्र में मैंने विगत 15-20 सालों से MGR सेवा संस्थान के माध्यम से बाबा जी के पवित्र धाम गिरौदपुरी में मैंने अपने क्षेत्र के और पूरे मतलब मेरे मुरमुंदा परिक्षेत्र के लोगों को बस के माध्यम से गिरौदपुरी का जो मेला होता है 3 दिन के
लिए मैं वहाँ पे हर साल भेज रहा हूँ। और मेरे जो बच्चे हैं वहाँ पे जाके कार सेवक के रूप में काम करते रहे हैं। भंडारा का भी हमने आयोजन किया। बहुत सारे बच्चों को भी जो अच्छे इंटेलिजेंट भी थे बट उसमें थोड़ा सा आर्थिक परेशानी भी होती थी, तो ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने आगे लाने के लिए प्रयास किया, पढ़ाई लिखाई में उन लोगों को सहयोग करने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का आशय ये है कि समाज आगे बढ़े, और चूंकि हम लोग उस समाज को बिलोंग करते हैं जो किसी न किसी कारणवश अभी वर्तमान में हम लोग सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रयास हमारा यही है कि जितना हो सकता है हम उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ी और भारतीय लोक संस्कृति में भी और साहित्य में भी रुचि रखते हैं, तो उस क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए कि कैसे रुचि आई और क्या क्या किए इस क्षेत्र में आप। देखिए, इसमें बताना चाहूँगा, हमारे पिताजी चूँकि किसान भी थे और साथ ही साथ वो ग्रामीण मतलब अपने गांव के जो पुराने भजन गायक भी थे, उसको पूरे क्षेत्र में पंडित के नाम से जाना जाता था। तो वो भजन भी गाते थे और पंडिताई का भी काम करते थे, कथा पूजा वगैरह भी करते थे। और चूँकि वहाँ पे वो लोग जब गाते बजाते थे तो हम बचपन में उन लोगों को देखा करते थे, तो उससे हमको थोड़ा सा प्रेरणा मिली। और बचपना से ही जैसे गायन वादन है, संस्कृति है, इस पर मेरा बचपना से ही रुचि रहा। तो उसी समय से मैं जैसे हारमोनियम बजाना हो गया, थोड़ा मोड़ा तबला बजाना हो गया, मादर बजाना हो गया, गाने का रिहर्सल हो गया, वो उन्हीं लोगों के साथ में करते रहे। और जैसे जैसे समय बदलते रहा वैसे वैसे फिर हमारे गांव में एक नाच पार्टी भी हुआ करता था, तो उन लोगों के साथ में भी बैठ करके हम लोग उसको सीखते रहे। तो इस प्रकार से वो उस पर रुचि आ गया। और जैसे जैसे हमारी शिक्षा बढ़ती गई तो साहित्य के क्षेत्र में भी रुझान आया। कुछ भजन है, गीत है, वो बनाना शुरू किए, गुनगुनाना शुरू किए। हालांकि जॉब के नाम से हम व्यावसायिक रूप से उसको नहीं कर पाए, प्रोफेशनली नहीं कर पाए, बट दिल में हमारा मतलब उसके प्रति बहुत सम्मान है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो सफ़र है वो चलता रहा। तो सर, बात तब हो ही रही है लोक संस्कृति की और हमारा साहित्य की, तो कुछ एकाध कुछ गुनगुनाइए या सुनाइए हमको और हमारे दर्शक को। बेशक। देखिए, मेरा जो रुचि है जनरली भजन है, कबीर भजन है या जो कायाखंडी भजन है, वो जो बचपना से रुचि था उस प्रकार से। तो मैं कुछ भजन जो भी गुनगुनाता हूँ या जो गाता भी हूँ वो उसी रूपरेखा में होता है। जैसे मैंने एक भजन बनाया था कि बाबा जी, बाबा मेरे मन मंदिर की दीप जला दे, दीप जला दे बाबा, दीप जला दे, दीप जला दे बाबा मेरे मन मंदिर की दीप जला दे। एक बहुत प्यारा भजन है ये। इसी प्रकार से एक भजन और मैं मुखड़ा बनाना चाहूँगा कि गुरु मेरा मन ऐसा हो जाए। मतलब ये ऐसा है कि संसार के मनुष्य का मन किस प्रकार से होना चाहिए कि बाबा मेरा मन ऐसा हो जाए, औरों को हंसते गाते देख देख हर्षाए, गुरुजी मेरा मन ऐसा हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से कुछ जो गीत मैंने बनाया और खुद समय मिलता है, कोई मंच मिल जाता है तो उसमें गाते रहता हूँ। हमारा एक बहुत ही परम मित्र है डॉक्टर राधेश्याम बारले जी, जो पद्मश्री भी हैं, वो कई बार हमेशा मुझे मंच देते रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और उसके माध्यम से भी हमने कई मंचों में इस भजन को गुनगुनाने का अवसर मुझे मिला। जी, बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर, जैसे कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में या फिर उस चीज़ के बारे में कुछ बताइए, उस कार्य के बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसमें बताना चाहूँगा मैं, चूँकि मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ सामाजिक सेवा में भी अपना पूरा योगदान देते रहा हूँ। इस कड़ी में बताना चाहूँगा, जैसे 2010-11 का एक उदाहरण बता रहा हूँ, नेहरू सांस्कृतिक कला मंच सेक्टर 1 का। यहाँ पे लगभग हमने 1000 पूरे प्रदेश का भंडारी है, साटीदार है और भी जो राज्य महंत है, इन सब लोगों को बुला करके उनका सम्मान किए थे। समाज में जो चीज़ें हैं, कुछ
और समाज के विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस पर एक संगोष्ठी हमने किया था और इसमें लगभग 1000 भंडारी साटीदार विभिन्न जिलों से आए थे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसमें हमने हमारे समाज के जो बड़े बड़े उस समय के लोग थे उनको भी आमंत्रित किए थे, उन लोगों का भी विचार जानने सुनने को मिला। बड़ा अच्छा लंबा कार्यक्रम था। इसी प्रकार से 2013, 14, 15 लगातार 3 साल तक हमारे गांव पे हमने लहंगा महोत्सव के नाम से एक बड़ा बृहद कार्यक्रम करवाया, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्राय मैक्सिमम जिलों के कलाकार भी आए हुए थे। हमारे समाज के जो उस समय जितने भी भंडारी साटीदार, उन लोगों को भी बुला के हमने स्वागत सम्मान किया उन लोगों का। और भी जो हमारे गुरुजी लोग थे जो समाज में बेस्ट काम कर रहे थे, उन सबको बुला करके उसको सम्मान किया, प्रमाण पत्र दिए। तो इस प्रकार से हम जो है कंटिन्यू जो है समाज के विकास की दिशा में, समाज के अच्छा विचारा है इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी पिछले साल भी हमने अपने गांव पे आसपास के सरपंचों को भी बुलाया था। कुछ जनपद सदस्य थे, जिला पंचायत के सदस्य थे जो क्षेत्रीय अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे लोगों को भी बुला करके सामाजिक दृष्टिकोण से एक बृहद कार्यक्रम करवाए थे, जिसमें हमारे कुछ राजनेता लोग भी आए हुए थे। तो इस प्रकार से हमारा सोच जो है समाज की दिशा में एक बेहतर कार्य हो, इस दिशा को लेकर के हमेशा हम काम करते रहे हैं। सर, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आप छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में किस रूप में देखना चाहोगे? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है, यदि हम अपने देश का हृदय स्थल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो एक मिनी भारत के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। और यहाँ पर यदि हम संसाधन के दृष्टिकोण से भी देखें, खनिज उत्पादन के दृष्टिकोण से भी देखें, कृषि के क्षेत्र में भी देखें, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। नदी नाले पूरे खनिज पदार्थों से भरा है। तो निश्चित रूप से जब राज्य बना 23 साल का हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो राज्य है बहुत विकास की ओर अग्रसर है और निश्चित रूप से आगामी समय में सही नेतृत्व मिल जाए तो बहुत बेहतर ढंग से ये आगे विकास कर सकता है। और हमारे यहाँ के जो युवा साथी हैं, ये लोग भी बहुत ही अग्रणी हैं। निश्चित रूप से शिक्षा दीक्षा में भी हमारे समाज के लोग बहुत आगे जा रहे हैं, देश विदेश में भी नाम कमा रहे हैं। तो सबका सहयोग मिलेगा तो छत्तीसगढ़ बहुत विकास की ओर तेजी से अग्रसर होगा। और हम भी चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है देश के अव्वल नंबर के राज्य में हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि हम अभी कुछ समय से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का लोक संस्कृति और जो एक पुराना चला आ रहा जो कल्चर है वो कहीं लुप्त होता जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए और आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो एक सहेज के रख सके आने वाले जनरेशन के लिए? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा हमारे युवा साथियों को, क्योंकि हम आज जो है वो हमारे पूर्वजों के ही देन है। पूर्वज के द्वारा ही कोई चीज़, जो परंपराएं हैं, जो कोई विधा है, उसको सीखा जाता है, जाना जाता है। तो निश्चित रूप से समय के साथ में विचार भी बदलता है, मैं उसको नहीं कहूँगा, बट हमारा जितने भी पूर्वोदय लोग हैं और जितने भी हमारी पुरानी संस्कृतियां हैं वो हमको एक मार्गदर्शन देता है। तो उनको सहेज के रखना आज के युवाओं का धर्म नहीं, उनका कर्तव्य भी है। उनको सहेज के रखना चाहिए। और माटी की जो खुशबू है, माटी की जो संस्कृति है, उसी से ही हमारा आने वाला भविष्य कल बहुत ही अच्छे ढंग से सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। इसलिए पुरानी जो की संस्कृति, चाहे वो नाच की विधा आज खत्म हो रहा है, उसको जागरूक करने की ज़रूरत है। भरथरी है, पंथी है, सरांगी है, चिकारा है, खंजेरी है ना, ये सारा चीज़ें जो है हमको प्रेरणा देती है कि हमारे बुजुर्ग लोग कैसे उस छोटे से वाद्य यंत्र में कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ गा बजा लेते थे।
और कितना बढ़िया संस्कृति को आगे बढ़ा लेते थे। तो वो सीखने की चीज़ है। आजकल तो बहुत इंस्ट्रूमेंट रेडीमेड आ गया है ना, तो इसमें वो मज़ा नहीं है जो एक चिकारा जो बजाते थे, चिकारा में जो चीज़ें आती थी, जो लय आती थी, जो लहर आता था, बिल्कुल विशुद्ध रूप से आता था। अब तो मिश्रण हो गया है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सहेजने का है। मैं युवाओं को यही बोलूँगा कि हमारे पुरानी संस्कृति है, हमारी पुरानी धरोहर है, उनको कदापि ना भूलें, उनसे सीखें। आगामी समय में निश्चित रूप से उनको सीखने और समझने का मौका मिलेगा। और हमारा छत्तीसगढ़ जो है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है, हर क्षेत्र में परिपूर्ण है। और हमारे युवाएं जो हैं बहुत प्रतिभाशाली भी हैं, बहुत सारे युवा जो है बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं हैं इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचा के धरोहर के रूप में सहेज के रखें और आगे बढ़ें। जी सर, जैसे आप एक जिला शिक्षा अधिकारी के पद पे काम किए हो लंबे समय के लिए, तो प्रदेश के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि देश के जो युवा हैं, हमारे खासतौर से छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, उनके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ संसाधन दे रहा है। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय कहीं कुछ नहीं था, रोड नहीं थी, बिजली नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, साइकिल मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार जो है कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक तो फ्री में खाना दे रहा है, फ्री में पुस्तकें दे रही है, फ्री में सारी चीज़ें उसको उपलब्ध करा रही है, कापी पुस्तक से लेकर के। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोई कमी नहीं है। आपका हायर स्कूल, हायर सेकेंडरी में तो आजकल कंप्यूटर से पढ़ाई होना शुरू हो गया, तो ये सारी सुविधाएँ दे रही है। बशर्ते मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि इतने सारे सुविधाएँ होने के बावजूद भी यदि हम अपनी शिक्षा को बेहतर ढंग से नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो वो हमारी कमजोरी है। तो एक जुनून आना चाहिए, बच्चों में एक जुनून होना चाहिए कि मुझे ये जैसे आईएएस बनना है कि आईपीएस बनना है या टीचर बनना है, XYZ जो भी उनका गोल है, जो भी उनका लक्ष्य है, यदि वो पहले से ही तैयार कर लें तो निश्चित रूप से उसको कोई रोक नहीं सकता। कुछ प्रॉब्लम्स जो है कुछ क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जैसे मैंने 20 साल 5-7 जिलों में मैंने काम किया। कई बार क्या होता है, खास तौर से सुदूर अंचल ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी सुविधाओं का अभाव मिलता है, टीचर नहीं पर्याप्त हो पाते, लोगों का भी जुनून ऐसा रहता है, स्कूल की मांग तो कर लेते हैं, हाई स्कूल खोलना है भाई, हड़ताल करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल खुल जाता है, लेकिन टीचर की जो व्यवस्थाएं हैं पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, तो वो कुल मिला करके उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाते। तो सरकार और समाज, आम जनता मिल करके किसी प्रोजेक्ट पे बेहतर ढंग से काम करे तो निश्चित रूप से एक शिक्षा के माध्यम से हम समाज को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। मैं युवाओं को जब जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में 20 साल काम किया तो हर युवाओं को जब भी मेरा दौरा हुआ, जब भी बैठकें हुई, टीचरों का भी बैठक हुआ, तो मैंने एक ही बात पे ध्यान दिया है कि खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे युवा बच्चे हैं, जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको पूरा समय दें और बेहतर से बेहतर शिक्षा उनको उपलब्ध कराएं। सरकार किसी चीज़ में कमी नहीं कर रही है। टीचर का भी दायित्व बनता है, पालक का भी दायित्व बनता है, और जो पढ़ने वाला जो बच्चा है उसमें जुनून होना चाहिए, तो उस मुकाम को, उस उद्देश्य को कोई नहीं रोक सकता। ये हमने हमेशा प्रयास किया है। सर, जैसे कि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ही कम उम्र में हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल वाले बच्चे भी नशे की ओर बहुत ज़्यादा रूप से इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये प्रश्न तो ऐसा है कि यदि हम किसी को खाने के लिए ऐसा पत्तल में वो परस दें और बोले ना खाएं, देखिए इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना 23 साल हो गया, तो नशा जो है उसको कंट्रोल करने का, रोकने का जो कार्य होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। यदि हम किसी चीज़ को खुलेआम रख दें तो स्वाभाविक रूप है कि नशा एक ऐसा चीज़ होता है, जो भी नशापान करते हैं वो
एक आदत में परिणत हो जाता है, फिर उसके बगैर उसको कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता। तो जब कोई चीज़ इजी गोइंग पे मिलना शुरू होता है, खासतौर से ये जो कुरीतियाँ हैं, वो कुरीतियाँ जो है वो बहुत जल्दी फैलता है। किसी भी कुरीति की बात ले लो, वो बहुत जल्दी फैलता है। तो उसको रोकने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से, गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से बेहतर करना होगा, कुछ न कुछ सिस्टम को बनाना होगा। नशा चूँकि बहुत बड़ा विषाप है समाज के लिए, और मैं भी इस बात को हर जगह, हर बैठक में, जब भी मेरा सामाजिक बैठक होता है तो मैं इस बात को हमेशा बोलते आया हूँ कि कैसे इसको रोका जाए। कई बार तो ऐसा हुआ कि गांव में महिलाएं लोग भी लाठी ले लेकर ही निकलते रहे कि जो दारू बेचेगा उसके साथ में ये करेंगे। कई गांव पे हुआ, बच्चे कई बिगड़ गए, कई लोगों की डेथ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मारपीट हो गया, लड़ाई झगड़ा, ये हर गांव की स्थिति बन गई है। तो साहब इसके लिए तो सबको जागरूक होना पड़ेगा, पालक को भी जागरूक होना पड़ेगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को तो विशेष रूप से जागरूक होना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट हो उसको जागरूक होना पड़ेगा। और मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से मेरे समाज के नहीं, पूरे प्रदेश के सारे युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि नशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने आप में ये कसम ले लें कि हमें नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा से नुकसान है, नाश है परिवार का, समाज का, स्वयं का। तो इसलिए बिल्कुल नशा नहीं होना चाहिए। ये मेरी तरफ से मैं बच्चों को आह्वान करता हूँ, हमारे खासतौर से युवा साथी हैं उनको, कि बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में नशा ना हो। और इसको रोकने के लिए सबको सामाजिक दृष्टिकोण से एक होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, जैसे रिटायरमेंट के बाद आपका दिनचर्या क्या रहता है? रिटायरमेंट के पहले तक तो जॉब में चलो निकल गया दिन, ऑफिस में निकल गया, आके फिर घर का थोड़ा बहुत देख लिए, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न रहता है ना हमेशा से कि रिटायरमेंट के बाद एक सर्विसमैन जो होता है वो क्या करता है घर में, मतलब दिनचर्या कैसे रहता है? देखिए, इसमें मैं बताऊँ, मैं जब जॉब में था तो भी बस मस्त मौला रहता था, अपना जॉब को पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में करता रहा हूँ, और उसके साथ साथ और समय निकाल के सामाजिक सेवा भी कर लेता था। अब रिटायर हो गया हूँ, एकदम फ्री महसूस कर रहा हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि रिटायर होने के बाद यार क्या करेंगे, मेरे पास में इतना काम है कि आपको बताऊँ, मैं तो कई बार ऐसा होता है कि 1:30-2 बजे खाने को मिलता है। अच्छा, छोटा मोटा खेती बाड़ी है उसमें भी लग जाता हूँ। समाज सेवा मेरा सबसे बड़ा ये है, प्रदेश सत्तामी समाज का भी दायित्व तो मुझे दिया गया है। अभी हमारा वरिष्ठ नागरिक मित्र मंडल है भिलाई में, जिसमें कम से कम हमारे रिटायरमेंट साथियों का 150 से 150 के आसपास रिटायरमेंट हमारे साथी हैं। उसमें सभी प्रकार के लोग हैं, बीएसपी के हैं, अधिकारी हैं, जज हैं, वकील हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इवन विधायक भी हैं 2-2, 3-3। अच्छा, है ना। तो ये सब हमारे वरिष्ठ मित्र मंडल के साथी हैं। उनकी भी जिम्मेदारी, वहाँ का भी अध्यक्ष मुझे बनाया गया है, तो उसमें भी मेरा टाइम निकल जाता है। कुछ चिंतन, समाज के बारे में चिंतन हो जाता है। कुछ जगह ऐसे लोग बाग बोलते हैं यार चलो यार फलाना जगह जाना है, ये काम को करवा के आना है, उसमें चला जा। मतलब कहने का आशा ये है कि मैं अपने आप को रिटायर होने के बाद में एक जगह नहीं रखा हूँ, कहीं न कहीं पे समाज का उपयोग हो सके मेरा शरीर, मेरा जो समय, तो मैं भरसक प्रयास करता हूँ और हर जगह जाने का प्रयास भी करता हूँ। मेरा एक ही संदेश है, जो भी रिटायरमेंट के बाद में जैसे अभी देखते रहता हूँ, मैं अभी 2-3 साल से इधर देख रहा हूँ, हमारे युवा साथी जो हैं अपने गोल से भटक गए हैं। जैसे मैं अपने गांव का उदाहरण बताऊँ, गांव में एक तो वही नशा पानी वाला, फिर जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जुआ सट्टा बैठ के गप मारना, तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये यदि बच्चे ना करें, एक गोल को बना के चलें, तो बेहतर ढंग से अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा चीज़ें जो है देखने को मुझे मिल रहा है। मैं तो कई बार बच्चों को इकट्ठा करके समझाने का प्रयास किया हूँ, देखो अब उसमें कितना हो सकता है फ़ायदा।
तो हमारा उद्देश्य यही है, रिटायरमेंट के बाद हम इसी काम धाम पे लगे हुए हैं और प्रयास हमारा जारी है। सफलता बात की बात है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमको ज्वाइन करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक को भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया हमारे साथ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया आपके स्टूडियो में और हमारा विचार जानने का प्रयास किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।